सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पहले वीडियो को इतना सपोर्ट और लाइक देने के लिए सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी उसके लिंक मैं आई बटन में डाल रहा हूँ, सो गो देयर एंड जस्ट सी इफ यू लाइक दैट वीडियो। सो द सेकंड टॉपिक विच कम्स इन दैट हाउ टू प्रिपेयर द थ्योरी सब्जेक्ट्स। मैंने जो पहली वीडियो अपलोड करी थी उसके बाद जो मेजर इशू आ रहा था, जो मेजर क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स को आ रहे थे, वो मेजरली इसमें थे कि आज जो 11-12 वाले बच्चे भी मुझसे कांटेक्ट में थे, जो सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल लेवल पे भी बच्चे जो कांटेक्ट में थे, या फिर सीए इंटर या फाइनल लेवल पे भी जो बच्चे कांटेक्ट किए मुझे पिछले 5-6 दिनों में, उनका यही मेजर इशू था कि यार थ्योरी सब्जेक्ट्स कैसे करें, कि ऑडिट लॉ जो कि होते हैं हमारे फाइनल लेवल इंटर लेवल पर, तो ये कैसे प्रिपेयर करें। सो आई हैव प्रिपेयर्ड द 10 strategies, 10 tips to all such students. Please see to it, and if it can help, it would be a really blessing for you all. So you can see that as I have prepared for the CA final level and I have secured very much good in my theory subjects, so I think I can guide you well on the theory part of our syllabus. So you can see the first tip I can give to you all is that study keeping in mind how much you can study on the day before exam. सबसे पहले जब हम मेजर पैराग्राफ्स पढ़ रहे होते हैं, जो मेजर कंटेंट पढ़ रहे होते हैं, स्टडी मटेरियल जो आईसीएसआई या फिर आईसीआई हमको जो देता है, उसमें जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स दिए होते हैं, उसको हम लास्ट दिन पढ़ सकते हैं या नहीं, उसका फैसला आज करना पड़ेगा हमको। अगर बहुत बड़ा पैराग्राफ दे रखा है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का या फिर स्टैंडर्ड्स ऑन एनीथिंग, कंपनीज एक्ट बड़े बड़े जो दिए होते हैं सीएस लेवल पर, अगर हम उसको आखिरी दिन पढ़ सकते हैं तो ही उसको आज उस लेवल में पढ़ना है, वरना अगर नहीं पढ़ सकते तो हाईलाइट कर देना है अलग से, लाइन हाईलाइटर से अलग कर दो उसको, या फिर अलग से नोट्स बना लो जो कि बहुत कंसाइज हो, जो कि आखिरी दिन आपको काम आए, उस हिसाब से स्ट्रेटेजी तैयार करनी है। द सेकंड टिप व्हिच आई शुड गिव टू यू ऑल इज लर्न आउट लाउड एंड इमेजिन द पिक्चर ऑफ द टेक्स्ट व्हाइल लर्निंग। जब हम याद कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोल कर याद करना। हो सकता है कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं हमको तो मन में ही याद होता है, सो फिर भी मैं कहूंगा कि लेट्स ट्राई इट। अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो लाउड याद करें, अगर आसपास नहीं है आपके फिर भी चिल्ला चिल्ला कर याद करें, ताकि वो आपके माइंड में आप जितने सेंसेस यूज करेंगे, बेसिकली दे आर सेंसेस इन आवर बॉडी, यू कैन सी इट, बट इफ यू आर यूजिंग सच सेंसेस, हम बोलेंगे भी सही, माइंड को भी एक्सरसाइज करेंगे, तो वो जो टेक्स्ट है, जो पर्टिकुलरली पैराग्राफ्स याद कर रहे हैं, जो टेक्स्ट कंटेंट याद कर रहे हैं, वो ज्यादा देर तक माइंड में रहेगा। द थर्ड थिंग which should I quote to you all is that once learn the text, write it fastly by changing the words to the starting alphabets in same picture form you learned. ये वाला जो पॉइंट है, जो नेक्स्ट स्लाइड दूंगा उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट वीडियो, जो नेक्स्ट स्लाइड। सो यू कैन सी दैट मैंने ऑडिट ऑफ पीएसयू का यहाँ पर फोटो दे के रखा है। सो यू कैन सी दैट देयर आर बेसिकली 3 टेबल्स आउट ऑफ इट, जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और अलग अलग पार्ट में, जैसे सेकंड वाला स्क्रूटनी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स दे रखा है, द थर्ड पार्ट में ऑब्जेक्टिव ऑफ दी पीएसयू दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले डिसाइड किया कि स्टडी मटेरियल में लेंदी फॉर्म में याद नहीं कर सकता। तुम कितना भी कुछ कर लो, तुम्हारा लास्ट दिन पूरा सिलेबस नहीं हो पाएगा अगर आपने पूरा कंटेंट याद करना जो स्टडी मटेरियल में दे रखा होता है उसको याद करने की कोशिश किया, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। या तो अलग से जो मार्केट में नोट्स समराइज्ड दिए हुए हैं उसको परचेज कर लो, या फिर खुद के अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो, एंड आपके खुद के नोट्स आपने प्रिपेयर कर लिए, सो इट वुड बी अ ब्लेसिंग फॉर यू ओनली। अगर टाइम है तो डू इट, एंड इफ टाइम नहीं है तो जो मार्केट में नोट्स दे रखे हैं उसको परचेज कर लो। सो थिंग यू कैन सी दैट मैंने सबसे पहले लास्ट दिन के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाई कि मुझे चार्ट्स के थ्रू जाना पड़ेगा। सेकंड, मैंने ये चार्ट को लाउड बोल कर अपनी माइंड में अच्छे से रिकॉल करके याद कर लिया। एंड द थर्ड थिंग आई एम मेंशनिंग कि जो पहला वर्ड है उसका मैं पहला अल्फाबेट लेकर अपनी कॉपी में लिखता था। सो यू कैन सी द नेक्स्ट स्लाइड दैट मैंने ये वाला स्लाइड आप जो देख रहे हैं, इसमें मैंने वैसे ही जो जैसे पैराग्राफ दे रखे थे, जैसे टेबल फॉर्म में वहां पर शो कर रखा था, वैसे ही चार्ट में मैंने जल्दी से लिखा। लेकिन मैंने क्या किया, जो पहला वर्ड था, जो वर्ड्स दे रखे हैं बेसिकली, उसका जो पहला अल्फाबेट है, बस वही लिखा मेरे चार्ट में, और मुझे उसी फॉर्म में जैसा पिक्टोरिकल ग्राफ दे रखा था, पिक्टोरिकल फॉर्म पिक्चर दे रखी थी पिछले वाले चार्ट में, पिछली वाली फोटो में, वैसा का वैसे मैंने अपनी रफ कॉपी में उसको लिखने की कोशिश करा, ताकि मेरी राइटिंग भी बढ़ गई। मैंने एक बार उसको लिख के भी देख लिया, मैंने उसको लाउड याद करके भी देख लिया, और मेरी लास्ट दिन की भी स्ट्रेटेजी इसी हिसाब से प्रिपेयर हुई। सो द फोर्थ टिप व्हिच इज कमिंग फॉर यू ऑल इज लाइक राइट टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड ऑन द टॉप ऑफ द कॉन्सेप्ट। बहुत बार हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अलग अलग सीएस लेवल पे भी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी लेवल पे भी, फाइनल लेवल पे भी, इंटर लेवल पे भी, हम कंटेंट तो पूरा याद कर लेते हैं, लेकिन जब
क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनर से तो हमको रिकॉल ही नहीं हो पाता कि यार इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली ये वाला आंसर हमको लिखना पड़ेगा। हमको आंसर याद होता है, जब हम घर आके देखते हैं यार कि यार ये वाला क्वेश्चन आता है इसका आंसर क्या होता है, तो आपको लगेगा कि यार याद ला तो आंसर मुझे पता ही था। बहुत बार होता है, अगर किसी ने पिछला अटेम्प्ट दिया है, पिछले एग्जाम पेपर देखे तो उनको पता होगा अरे यार ये वाला आंसर तो मुझे पता है लेकिन इसका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। तो उसके लिए मैं टिप देना चाहूंगा कि अगर कोई कंटेंट पढ़ रहे हो, अगर पास पेपर लगाए हैं आपने उसके, तो उस पास पेपर में से लेके देख के जो क्वेश्चन पर्टिकुलरली पूछा गया है वो वाला क्वेश्चन उस कंटेंट के ऊपर पर्टिकुलरली हाईलाइट करके लिख लो कि जब जब आप जितनी बार रिवाइज करोगे आपका पुराने क्वेश्चन पर भी उतना, क्वेश्चन पेपर्स पर भी उतना ग्रिप बनता रहेगा। द फिफ्थ टिप विच इज कमिंग फॉर यू ऑल इज लर्न इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इज ऑडिट इन लॉ। जो भी आप सब्जेक्ट, जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आप पर्टिकुलरली पढ़ रहे हो, आप उस पर ग्रिप बनाओ कि जो पास पेपर में क्वेश्चंस आए हैं उसमें मेजरली पॉइंट, मेजर वर्ड, मेजर पैराग्राफ, मेजर सेक्शन कौन सा यूज किया गया है। अगर उसकी लिस्ट है तो अलग से उसको नोट डाउन कर लो, उसको हाईलाइट करके अपने नोट्स में याद कर लो। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दिया ऑडी ऑल्टराम पार्टम का। अब हमको सबको मीनिंग होता है, सीएस वाले बच्चों को भी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाले बच्चों को भी, सबको पता होता है कि ऑडी ऑल्टराम पार्टम का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। हम ये वाला मेजरली वाला टर्म यूज करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर में। लेकिन अगर हमने ये 3 वर्ड याद कर लिए तो अब सोचो कितने सारे क्वेश्चन आते हैं और कितने सारे सब्जेक्ट में, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन, जो भी थ्योरी वाला होता है, कंपनी लॉ वगैरह में भी जब हम ये वाला वर्ड पर्टिकुलरली यूज करेंगे तो इंप्रेशन जो एग्जामिनर पर लगेगा अपना कि नहीं यार ये बच्चों को ग्रिप है, टर्मिनोलॉजीज को ग्रिप है, और उसके ऊपर आपने सेक्शन नंबर का मसाला ऐड कर दिया तो इट वुड बी अ चेरी ऑन द केक कि यार इस बच्चे को पर्टिकुलरली टर्मिनोलॉजीज भी आती है, सेक्शन नंबर भी याद है। तो अगर आपका कंटेंट थोड़ा सा भी मिस आउट हुआ, आपको पर्टिकुलरली चीज नहीं आ रही है याद, आपने ये पॉइंट आउट कर दिया एग्जामिनर को नहीं यार मुझे ये तो याद है, मैं कॉन्सेप्ट पे तो अच्छा ग्रिप हूं, तो उसका अलग ही आपके जो आंसर शीट है उस पर अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा और उससे आप मिनिमम पासिंग मार्क्स को तो क्रॉस कर ही जाओगे। द सिक्स्थ टिप which I should highlight is amendments are important, do not skip it। क्या होता है, सीएस वाले बच्चे भी जो होते हैं उनको भी बहुत सारे कंपनी लॉ में अमेंडमेंट आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन लॉ वगैरह में बहुत सारे अमेंडमेंट आते हैं। हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी में अमेंडमेंट्स, क्योंकि 2-3 महीने पहले ही आते हैं एग्जाम के, तो हम मिस कर देते हैं, जो कि यार कितना आ जाएगा, मिस कर देते हैं। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, जो पास क्वेश्चन, जो पास्ट एग्जाम दिया मैंने चार्टर्ड सीए फाइनल का, उसमें डायरेक्ट टैक्सेशन में 15 से 20 मार्क का तो केवल अमेंडमेंट पर ही पूछा गया। अब सोचो अगर मिस आउट कर दूं मैं, क्योंकि यार एग्जामिनर के लिए होता क्या पूछने के लिए उसके पास, क्योंकि मेजरली जो पार्ट क्राउड होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं एग्जाम दे रहे होते हैं, वो मेजरली पुराने बच्चे ही होते हैं और पुराने बच्चे पास पेपर्स पर तो अपना ग्रिप बनाकर ही रखते हैं। तो एग्जामिनर के लिए जो टेस्ट होता है कैंडिडेट के लिए कि यार इसको पास करना नहीं होता, तो अमेंडमेंट ऐसा पार्ट होता है कि वो आपके साथ खेल सकता है और हो नहीं सकता। अब पता नहीं कि अगर आपके अटेम्प्ट में पूछा जाए या नहीं जाए, लेकिन यू कांट मिस इट, क्योंकि अगर पूछा जाए तो 15-20 मार्क्स आपके लेगा और अगर आप उसमें मिस कर गए तो यू वुड बी आउट। The seventh tip which I should highlight is do not इग्नोर स्मॉल चैप्टर्स इन ऑडिट, लॉ और एनी अदर थ्योरी सब्जेक्ट्स। मैं कहना चाहूंगा कि यार जब हम कोई भी सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं ऑडिट का एग्जांपल लूंगा यहाँ पर, कि ऑडिट में जो बेसिकली 3 मेन सेगमेंट्स होते हैं, अपने कंपनी लॉ, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, प्रोफेशनल एथिक्स, इस पे तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमांड बना लेते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं हमको मिस कर देते हैं फाइनल लेवल पे, जैसे हो गया बैंक ऑडिट, हो गया पीएसयू वगैरह हो गया। और अगर इसको मिस कर दिया तो लास्ट में हमको ही दिक्कत आने वाली, क्योंकि ये वाले जो चैप्टर्स हैं, पीएसयू, इंश्योरेंस, बैंक वगैरह, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इसका केस स्टडी पूरा बन के आएगा। भले उसका आपको कितना भी ग्रुप है, कितना भी अच्छे से याद है सारे स्टैंडर्ड्स, लेकिन अगर उसका कंक्लूजन नहीं आया तो आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन ये छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं जिसका कंटेंट ज्यादा होता है, इसीलिए हम उसको अप्रिशिएट भी नहीं करते, उस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते। लेकिन अगर उसका क्वेश्चन आया तो आप 4 नंबर डायरेक्ट लिखोगे और उसके 4 में से 4 आपको डायरेक्ट आंसर उसका जो मार्क्स है मिलेंगे। The 8th tip I should highlight for all the students that important tip for MCQ। अब MCQ हर लेवल पे पूछे जाते हैं, सीएस लेवल में भी 2-4 पेपर्स जो होते हैं उसमें भी एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं, फाइनल लेवल्स पे भी, इंटर लेवल पे भी जो इंपॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर्स होते हैं उसमें एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं। तो एमसीक्यू के लिए मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि डू नॉट ट्राई टू प्रैक्टिस ऑल द एमसीक्यूज। अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वीक है तो ठीक है, थोड़े बहुत एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, इट्स लाइक फीजिबल थिंग, लेकिन उसकी वजह आप थ्योरी पढ़ो और अलग से जब थ्योरी पढ़ रहे हो तो उसमें मार्क कर दो, क्या मेरे लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एमसीक्यू आ सकता है। क्योंकि आप कितने भी प्रैक्टिस कर लो, जस्ट इमेजिन द सिचुएशन ऑफ द एग्जामिनर, ही वुड नॉट बी चेकिंग ऑल द एमसीक्यूज ऑफ द पास्ट पेपर्स एंड जस्ट पुटिंग इन योर क्वेश्चन पेपर। अगर वो पुट करना चाहेगा तो वो नए एमसीक्यू निकालेगा ना यार, उसके पास अमेंडमेंट है, नया लॉ है, और नए बच्चों को चेक करने के लिए तो एमसीक्यू बनाने में कितनी देर लगती है यार। आपको अगर चांस दिया जाएगा तो आप खुद एक एमसीक्यू बना लोगे। सो आई वांट टू एडवाइस ऑल द पीपल हु आर ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर द एमसीक्यू कि ट्राई टू मग अप, ट्राई टू लर्न, ट्राई टू गो थ्रू ऑल द कंटेंट गिवन इन द स्टडी मटेरियल। एक बार ब्रीफली उसमें जाओ और पर्टिकुलरली खुद मार्क करो कि इस पे एमसीक्यू बना जा सकता है, और वो वाला याद करो, अलग से एमसीक्यू अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। द 9th टिप आई वांट टू
highlight is before starting of exam strategy revise the theory subjects in one day. For example, आपका पेपर स्टार्ट होने वाला जो पहला सब्जेक्ट है, अगर मान लो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए आपने डेडलाइन 5-6 दिन दे रखे, तो उसके पहले आपके जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है ना उसको एक एक दिन दो और पूरा अच्छे से याद कर लो कि यार कल ही मेरा पेपर है, जैसे मैंने लॉ और ऑडिट में किया था, एक दिन मैंने पूरा डेडिकेटली दिया और मैंने पूरा अच्छे से एक दिन पहले जो एफआर का 6 दिन प्रिपरेशन के पहले मैंने पूरा अच्छे से उसको याद कर लिया। अब जो मेरा एफआर एसएफएम का पेपर खत्म हुआ तो मेरे को एकदम कमांड था कि यार मुझे ऑडिट लॉ तो अच्छे से याद है, बस मैं अच्छे से बैठूंगा, एक दिन में पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। इसीलिए 6 दिन पहले उस थ्योरी सब्जेक्ट्स को अपने ब्रीफली स्ट्रॉन्ग कर लेना। The 10th tip and the last tip I want to highlight is read highlighted main question type and conclusion on the case study one day before exam. अब होता क्या है, एक दिन पहले जब हम प्रिपरेशन करने लगते हैं तो हम कंटेंट तो पूरा याद कर लेते हैं, जो सब्जेक्ट दिया होता है, सिलेबस पूरा जो होता है वो तो पूरा थोरोली याद कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में जो पास पेपर्स कभी कभी आते हैं वो हम मिस आउट कर देते हैं। उसका कंटेंट पूरा पता होता है लेकिन उसका मेन कंक्लूजन होता है बहुत बार मिस कर देते हैं। सो आई वांट टू एडवाइस यू ऑल पीपल कि एक बार अगर पूरा आपका सिलेबस पूरा हो जाए तो ट्राई कि यार मिनिमम 1 से 1.5 घंटा, मिनिमम 1 घंटा निकाल लो एग्जाम के एक दिन पहले, फिर एग्जाम देते जा रहे हो उसके एक घंटा पहले, कि यार सारे जो क्वेश्चंस है ना उसका जो मेन पार्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द मेन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इनटू दिस या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट इनटू दिस, और उसका कंक्लूजन पढ़ लो। मेन क्वेश्चन पढ़ा, मेन केस स्टडी का क्वेश्चन पढ़ा और मेन कंक्लूजन पढ़ लिया। अब अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आया तो आपको कंक्लूजन तो पता है, मतलब अगर कंक्लूजन पता है तो 4 में से आपके 1 से 2 नंबर तो पक्के, और अगर वो 1-2 नंबर पते हैं तो 50% मार्क्स तो चाहिए होते हैं। अगर ऐसा कर लिया आपने 1 से 1.5 घंटे क्वेश्चंस को दे दिए एक दिन पहले, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने मार्क किए अलग से, तो इट वुड बी डिफरेंट task and different strategy and it would be giving you an edge to all your competitors. And ending this is all the strategy from my side to all people, and do like, share and subscribe to my channel. और अगर आपको particularly किस टॉपिक पर दिक्कत आ रही है और तो प्लीज हाईलाइट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन आपका है, मुझे पता तभी चलेगा आप जब कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इस टॉपिक में मुझे वीडियो चाहिए। एंड थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप